पटना की वह बड़ी जेल जो बाहर से शांत पर अंदर से जहन्नुम का नजारा थी। यहां रात सूरज के डूबने से नहीं बल्कि इंसानियत के डूबने से शुरू होती थी। वर्दी के पीछे छिपे दरिंदे हर रात आते, जो चाहते वो करते, और कैदी औरतें डर के मारे जुबान नहीं खोलती थीं। उन्हें पता था अगर कुछ बोला तो जिंदगी नर्क बन जाएगी, लेकिन उस अंधेरे को चीरने के लिए एक तूफान आ चुका था। नाम था आईपीएस आयशा कुरैशी, एक निडर और बेबाक अफसर जिसने सिस्टम के हर जुल्म को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी। उसने कहा, अब यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। आयशा ने अपनी आईपीएस वर्दी उतारी और एक बेबस कैदी का भेष धारण किया। मिशन साफ था, जेल के अंदर हो रहे अन्याय को बेनकाब करना। पहली ही रात जेल के बड़े शैतान अंदर आए और उनकी नजर आयशा पर पड़ी। अब सवाल यह था, क्या एक आईपीएस अफसर भी बाकी कैदियों की तरह उन दरिंदों के हाथों बर्बाद हो जाएगी, या फिर आयशा कुरैशी उन भेड़ियों को उनके ही बिल में घुसकर पकड़ेगी? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। पटना एक ऐसा शहर था जो बाहर से जितना अच्छा दिखता था, अंदर से उतना ही अंधेरों और भयानक सच्चाइयों से भरा हुआ था। इसी शहर में तैनात थी आईपीएस आयशा कुरैशी, जो बाहर से शांत पर अंदर से फौलाद की तरह सख्त थी। उनका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा मुजरिम कांप उठता था। मशहूर था कि अगर कोई कसूरवार ना भी हो तो सिर्फ उनके खौफ से अपने गुनाह कबूल कर लेता था। गया के छोटे कस्बे से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत से आईपीएस का ओहदा पाया था। वो सिर्फ अफसर नहीं बल्कि उन सब की उम्मीद थी जिन पर जुल्म ढाया गया था। उनका एक उसूल था कि जालिम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सजा जरूर पाएगा। इसी वजह से पटना की गलियों में उनके नाम से खौफ फैला था। एक दिन सुबह वह अपने ऑफिस में बैठी चाय पी रही थी और अखबार पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया जेल का मुलाजिम रवि, जो महिला जेल में किचन और सफाई का काम करता था। उसका चेहरा पीला पड़ा था। वह घबराते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आयशा ने अखबार नीचे रखा और बोली, कहो क्या बात है? रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, पटना जेल में कैदी औरतें महफूज नहीं हैं। रातों को उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता है। आयशा के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितना संगीन इल्जाम लगा रहे हो? रवि बोला, जी मैडम, मैं सच कह रहा हूं। वही पुलिस वाले जो दिन में ड्यूटी करते हैं, रात को उन औरतों पर जुल्म डालते हैं। आयशा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रवि बोला, नहीं मैडम, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं आवाज उठाता तो आज जिंदा ना होता। इसलिए मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। आयशा कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, जब मैं पिछले हफ्ते जेल के दौरे पर गई थी तो किसी ने शिकायत क्यों नहीं की? रवि ने नजरें झुकाकर कहा, मैडम, वो सब खौफ के साए में जीती हैं। अगर बोले तो उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। आयशा खिड़की की ओर बढ़ी और बोली, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। अब मेरी बारी है। आज शाम को बिना इत्तला दिए मैं खुद जेल का दौरा करूंगी। शाम को वह महिला जेल पहुंची। सब कुछ ठीक और व्यवस्थित दिखाया गया। फाइलें और रजिस्टर पूरे थे, पर आयशा जानती थी असल सच दीवारों के पीछे छिपा है। उन्होंने कैदी औरतों से बात की, लेकिन सब खामोश थीं। कोई कुछ नहीं बोला। सबकी आंखों में डर और बेबसी थी। उन्होंने महसूस किया कि यह खामोशी हजारों चीखों से ज्यादा डरावनी है। तभी उन्होंने तय किया कि अब पर्दा खुद हटाना पड़ेगा, चाहे अपनी जान क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। आयशा ने रात आते ही उस काले सन्नाटे में खुद को समा लिया। वह बेदाग साड़ी के ऊपर साधारण से कपड़े पहनकर और गले में एक साधारण दुपट्टा ओढ़कर जेल के गेट में दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, पर उसका इरादा पत्थर की तरह अटल था। अंदर की हवा में घुटन थी और हर कदम के साथ उसकी नजरें चारों ओर तैनात चीखों जैसी गूंज ढूंढ रही थीं। वह धीरे धीरे अंदर गई और हर शिफ्ट के पहरेदारों को सामान्य सी बातें करके चुप करा लिया। कोई शक नहीं हुआ। आयशा ने खुद को फातिमा कहकर पेश किया और अंदर के नियमों के मुताबिक हर बात बर्दाश्त की। उसका असली मकसद था कि वह रात के उन घंटे देखे जिसमें अंधेरा केवल सूरज के ना होने तक सीमित नहीं होता था, बल्कि इंसानियत के मरने की रात होती थी।
वह तन्हा गलियारे से गुजरी। उसकी आंखों के सामने कई चेहरे थे। कुछ चेहरे फटे हुए थे, कुछ होकर आयशा की तरफ बढ़े। वे उसे अकेली समझकर दग्ध करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे दबोचा और एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की हवा सांसों को काट रही थी। बाहर की बातचीत सुनाई दे रही थी, पर अंदर अंधेरा था और एक प्रकार की उपेक्षा भी थी। आयशा ने उस हालत में भी अपने आप को नियंत्रित किया। उसने महसूस किया कि डर से ज्यादा जरूरी सच्चाई का सामना करना है। उसने आहिस्ता से अपने कपड़े संभाले और अपनी जुबान को तीर की तरह तैवार रखा। अंदर के 2 पदाधिकारियों ने उससे अपमानजनक बातें की। उनकी आवाजें घिनौनी थीं और उनके इरादे कुटिल। आयशा ने उनकी हर हरकत को निहारते हुए अपने भीतर की आग को शांत रखा। उसने खुद को याद दिलाया कि यह केवल एक रात नहीं है, यह उस हक की आखिरी कड़ी है जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर रखा था। धीरे धीरे उसकी नजरों में साहस का नया जोश उभर आया। उसने छोटा सा संकेत दिया कि वह शांत नहीं रहेगी और सच सामने लाएगी। उस रात के हर क्षण में उसके कानों में सच की पिपासा की आवाज गूंज रही थी। वह जानती थी कि आगे की लड़ाई और कठिन होगी, पर अब लौटना असंभव था। आयशा का दिल फौलादी था, पर हर कदम पर खतरे घनेरे थे। वह उस कमरे में खड़ी रही जहां 2 पुलिसकर्मी मनोज और रमेश बैठे थे। उनकी नजरों में अहंकार था और मुंह पर घिनौनी मुस्कान। आयशा ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि मैं मामूली कैदी नहीं हूं। मेरा नाम फातिमा नहीं है। मैं आईपीएस आयशा कुरैशी हूं। ये सुनते ही दोनों के चेहरे बदल गए। मनोज की आंखों में शक और रमेश की सांसें तेज हो गईं। उनके भीतर की घिन्न और अहंकार एक झटके में कांप उठे। आयशा जानती थी कि उन्होंने इस जेल में केवल 2 महीने पहले ही तैनाती पाई थी और अब तक पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुए हैं। उनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मनोज और रमेश एक दूसरे को देखते रहे और बोला, नहीं। आयशा ने अपनी आवाज को और मजबूत किया और कहा कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अगर तुम सच का साथ दोगे तो बच सकते हो। दोनों ने डर और हैरानी के बीच धीरे सर हिलाया। आयशा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने अपनी जेब से शिनाख्ती पास निकालकर दिखाया जिस पर उनका नाम और ओहदा लिखा था। यह देखकर मनोज और रमेश घुटने टेक कर उनके सामने झुक गए और बोले, मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आयशा ने धीरे कहा कि अब तुम सच बताओ कि रात में कैदियों के साथ क्या होता है। कमरे में कुछ पल खामोशी रही। फिर दोनों ने डर और शर्म के मिश्रित चेहरे के साथ सच बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे रात में वर्दी पहनकर कुछ लोग खुद को हक समझते हैं और कैदियों के साथ जुल्म करते हैं। किस तरह बेबस औरतों को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला जाता है, किस तरह जिस्मानी और मानसिक शोषण होता है और किस तरह यह सब आला अफसरों की मिलीभगत से छुपाया जाता है। फाइलों में झूठी रिपोर्टें भर दी जाती थीं और सच दबा दिया जाता था। आयशा की आंखों में गुस्से की आग भड़क गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दोनों को एक छोटा सा कैमरा और माइक्रोफोन देकर कहा कि अब हर पल रिकॉर्ड करो। जो कुछ भी इस अंधेरी जेल में होता है उसे दुनिया के सामने लाना है। मनोज और रमेश डरते हुए भी सहमत हो गए। आयशा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका दामन अभी साफ है और अगर उन्होंने सच का साथ दिया तो कल उनका ज़मीर सलाम करेगा। दोनों ने कैमरा और माइक्रोफोन लेकर उन हिस्सों में जाना शुरू किया जहां रात होते ही जुल्म होता था। उन्होंने हर घटना रिकॉर्ड की। कैदियों की दबाई गई चीखें, दरिंदों की हंसी, उनके बेहुदा व्यवहार और सालों से दबा हुआ सच, सब कुछ। आयशा ने हर कदम पर अपनी सुरक्षा और सच को साथ रखा। सुबह होने से पहले वह खामोशी से जेल से बाहर निकल आई। किसी को भी खबर नहीं हुई। अगली सुबह हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयशा ने सबूत पेश किए। पूरे महकमे में सन्नाटा छा गया। बड़े अफसर सख्त हो गए। तुरंत एक स्पेशल टीम गठित की गई और रात में जुल्म करने वाले वर्दीधारी पकड़े गए। उनकी वर्दी उतरवा दी गई, नौकरियां समाप्त कर दी गईं और दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए। आयशा कुरैशी का कदम पूरे पटना पुलिस विभाग में गूंज उठा और वह मिसाल बन गई कि इरादा पक्का हो तो सबसे ताकतवर निजाम को भी हिलाया जा सकता है। तो दोस्तों,
अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।